Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss our new series of structure of atom. आज हम पार्ट 4 में आ चुके हैं, फोर्थ वीडियो हमारी आ रही है और इस वाले हिस्से में हम जो आज डिस्कस करेंगे, पहले तो मैं आपको बता दूं कि समराइजिंगली हमने क्या क्या पढ़ लिया है। डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर, श्रोडिंगर, हॉफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं, हुन्स रूल पढ़ चुके हैं। हुन्स के बाद हमने बात किया किस पे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे डिस्कशन कर चुके हैं और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद हम आपका क्वांटम नंबर पे भी बात कर चुके हैं और क्वांटम के बाद हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे भी डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 टॉपिक पे बात कर चुके हैं। कुछ कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर के सीरीज में रह गए हैं जिसपे हम एक इम्पोर्टेंट पहले पढ़ा देना चाहिए था पर ये रह गया। इस पे बात कर रहे हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन पे। तो डी ब्रोगली इक्वेशन किसे कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। ये भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करते हैं ऐसा समझा और उन्होंने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा तो वेव की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, तो उसे प्लांक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा इक्वल टू एच न्यू। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल का अपना एक मास होता है, तो वो आइंस्टीन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन प्लांक इक्वेशन हो गई इक्वेशन और दूसरी वाली आपकी हो गई आइंस्टीन जीनियस की इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये प्लांक कांस्टेंट है, ये एनर्जी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है, ये मास है और ये स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों ही इक्वेशन एक ही इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल की एनर्जी को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के लिए दोनों को इक्वल कर लिया फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तो mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू मिलेगा। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, एक फॉर्मूला होता है, वही हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। mc स्क्वायर का मतलब m इंटू सी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सी से सी निकल लो, कैंसिल आउट हो गए, लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एच अपॉन एम सी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी जो था ये नीचे आ गया। तो वेव किसकी प्रॉपर्टी होती है, वेवलेंथ, सॉरी वेव की प्रॉपर्टी होती है। वेवलेंथ किसे कहते हैं, अगर कोई वेव ऐसे चल रही है तो ये इनके बीच की दूरी, क्रस्ट या ट्रफ के बीच की डिस्टेंस आमने सामने वाले को वेवलेंथ कहते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का वेवलेंथ जो कि वेव की तरह बिहेव कर रहा है वो मोमेंटम मास पार्टिकल वाले m इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी थर्ड इक्वेशन को डी ब्रोगलीज इक्वेशन कहते हैं। तो अगर आपको मास दिया जाए, वेलोसिटी दी जाए, तो आप लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हो। एच की वैल्यू तो पता ही रहती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34, या कभी ये दे दिया मास पूछ लिया, इस टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस इक्वेशन से बन जाता है। इसी को डी ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। ये पार्टिकल और वेव के बीच एक रिलेशनशिप को बताने की कोशिश कर रहे हैं डी ब्रोगली। होप समझ में आ गया होगा। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ, एच का मतलब प्लांक कांस्टेंट, एम का मतलब मास, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं, डेरिवेशन पे बात कर रहे हैं। किसका डेरिवेशन, डेरिवेशन ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगलीज इक्वेशन। अभी हमने डी ब्रोगली इक्वेशन डिराइव करी, जो मैं आपको बता दूं कि आपने डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी डिराइव किया था, या एम इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट डिराइव किया था। तो इसी इसी की हेल्प से अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं बोर के एटॉमिक मॉडल का। बोर का मानना यह था कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस है, चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स पर ऑर्बिट है, ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट मोशन और स्पिन मोशन करते रहते हैं, और उनका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिर के मॉडल को तबाह नहीं कर रहा, इनके बीच अट्रैक्शन है तो ये गिर नहीं जा रहा, मॉडल खत्म नहीं हो रहा। जैसे डी ब्रोगली, रदरफोर्ड उस स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाए थे, तो इन्होंने कहा था बोर ने कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट पर मोशन करेंगे जहां पे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये हमको डिराइव करना है इसकी हेल्प से। कैसे करेंगे अभी बताते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है ऑर्बिट मोशन या स्पिन मोशन, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जाके मॉडल को खत्म नहीं कर रहा। इन्होंने ये कहा इलेक्ट्रॉन केवल वहीं होते हैं
जहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगी, मतलब यहाँ कभी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो कभी न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा और मॉडल खत्म भी नहीं होगा। तो इसी चीज को हम प्रूफ करेंगे इसकी मदद से। तो हम ये मान रहे हैं कि एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस है, ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर वो वेव की तरह बिहेव करेगा तो कुछ ऐसे ऐसे चल रहा होगा, तो कंटिन्यूअस वेव मोशन हो गई यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा था और बीच में इनकी रुकावट पैदा हो गई, वेव ही खत्म हो गई। इसे कहते हैं वेव इन फेज, इसे कहते हैं वेव आउट ऑफ फेज। वेव इन फेज और वेव आउट ऑफ फेज, तो कंटिन्यूअस वेव की तरह बिहेव करेगा तो कंटिन्यूअसली मोशन करता रहेगा, वेव मोशन करता रहेगा। तो कंटिन्यूअसली वेव मोशन करने की शर्त यह है कि सर्कल का सरकमफ्रेंस जो कि 2 पाई आर होता है, वो वेवलेंथ लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, अगर उसे कंटिन्यूअस मोशन करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बात हो जाएगी, फिर तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। हम तो यही मान रहे हैं कि वेव की तरह बिहेव कर रहा है और कंटिन्यूअस बिहेव कर रहा है, की तरह बिहेव करता है। तो 2 पाई आर इक्वल टू एन, लैम्डा इक्वल टू अभी डिराइव कराया था डी ब्रोगली इक्वेशन से, एच अपॉन एम बी। ये बात समझ में आ गई होगी कहाँ से क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि फ्रॉम लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन से लिखा है हमने ये। तो अब एम वी और आर को मैं एक तरफ लिख रहा हूँ, एम वी इंटू आर, 2 पाई को नीचे लेके जाऊंगा तो एम वी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एन एच अपॉन 2 पाई। तो कभी कभार 2 मार्क्स में ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है। होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, यही डिराइव करना था, डिराइव हो गया, विच इज अ बोर मॉडल, बोर इक्वेशन। पॉज कर देना है इसको। तो अब हम कौन कौन से और टॉपिक पे बात कर चुके हैं इससे रिलेटेड, एक डी ब्रोगलीज पे बात कर चुके हैं और एक डेरिवेशन पे बात कर चुके हैं। किसका डेरिवेशन, बोर मॉडल का, डेरिवेशन ऑफ बोर मॉडल विद द हेल्प ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक्स पे हम इससे पहले तक अभी तक 4 पार्ट में इन चीजों पे बात कर चुके हैं। अब हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नया टॉपिक क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक टॉपिक है हमारा, उस पर बात करते हैं। उससे क्या सवाल आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस टाइप से रिलेटेड कुछ भी बोल सकता है। तो सबसे पहली बात तो इस टर्म को ही समझते हैं, वेव किसे कहते हैं। तो किसी भी रुकी हुई झील पे पत्थर मारो तो पानी जो हौले हौले डांस करता है उसी को वेव कहते हैं। वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो ऊपर नीचे ऐसे चलती है। इसकी इस हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। किसी भी आमने सामने की क्रस्ट जो ऊपर ऊपर जा रही है उन्हें क्रस्ट कहते हैं, और नीचे नीचे जा रही है उन्हें ट्रफ कहते हैं। तो किसी भी आमने सामने की क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, ये भी वेवलेंथ ही है। तो ये वेव्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इस बात से क्या मतलब है, इट इज अ डुअल वेव। पहली बात तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक डुअल वेव है विच कंटेन्स, जिसमें दो वेव होंगी। एक तो कौन सी वेव होगी, नाम से क्लियर है, एक तरफ तो इलेक्ट्रिकल वेव चल रही है और एक तरफ क्या चलने वाली है, इसके परपेंडिकुलर मैनर में मैग्नेटिक वेव चलेगी। इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव। तो मैग्नेटिक वेव को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो एक्चुअली में एक चल कैसी रही है कि ये अबव द प्लेन और बोर्ड के पीछे, अबव द प्लेन बोर्ड के पीछे, पर हवा में बना तो सकते नहीं, तो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल वेव्स को प्रेजेंट करवा दिया हमने और मैग्नेटिक वेव को ऐसे प्रेजेंट करा दिया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, इट इज अ डुअल वेव व्हिच कंटेन्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक वेव। व्हेन दे प्रोपेगेट इन अ मीडियम, दे प्रोपेगेट इन अ परपेंडिकुलर मैनर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएशन। ठीक, अब बारी आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। दुनिया में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पाई जाती हैं। उन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। वो जो अरेंजमेंट दिखाई देता है उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज और आपका कॉस्मिक रेज, ये सारी की सारी, ये जितनी भी दिख रही है आपको,
ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होंगी? ये होंगी जिनमें डुअल वेव्स होंगी, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव दोनों होगी। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रेज। ये जो मैंने आपको लिखा है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो तीन चार बातें में पूछ लेता है। हम जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू, वैसे एक बुक में गलत भी लिखा हुआ है, ये एबीसी वाली बुक में गलती से क्वेश्चन गलत हो रखा है, वो अभी बताता हूँ किस टाइप का। E इक्वल टू एच न्यू, न्यू जो है आपका, ये दोनों प्रोपोर्शनल में होते हैं, तो एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर भी यही हो गया। और क्योंकि न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा होता है, एच सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा और एनर्जी क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी इधर बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ रही है, लेकिन वेवलेंथ इधर बढ़ेगी या इधर घटेगी। तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है उनको अरेंज कर दो, उस अरेंजमेंट को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स कहते हैं। ठीक, अब सवाल क्या आ रहा है, जैसे आपको बोल दिया माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और रेडियो वेव, इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो कर दो रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, ऐसे हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, ये हो जाएगा। वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में अरेंज कर दो तो वेवलेंथ के लिए उल्टा हो जाएगा। इस ढंग से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। और बाकी अगर कभी वेव नंबर बोले तो वेव नंबर वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो वेव नंबर कम हो जाएगा। तो कोई से भी तीन चार दे दे रहा है और बोल रहा है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या डिक्रीजिंग में, पर आप सभी याद करके रखना, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे, तो इसके कलेक्शन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अब हम एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाम से क्लियर है भैया, फोटो का मतलब फोटोन, फोटोन का मतलब होता है लाइट, सूरज भैया, जनरली सूरज भैया की रोशनी दे रहे हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करा रहे हैं। हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, एनर्जी को पैदा नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते। सूरज भैया की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सोलर पैनल इसी सिस्टम सेटअप पे काम करता है कि हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल पर मेटल की शीट्स लगी होती है, हमने उस पर सनलाइट आई, उसकी जिंदगी से उन्होंने इलेक्ट्रॉन बाहर करे। क्यों करे? क्योंकि ये जो मेटल की शीटें है तो एटम ही, उनके इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन माना इनके बीच का 10 जूल की एनर्जी है, तो इसको बाहर फेंकने के लिए मुझे मिनिमम 10 जूल देनी पड़ेगी, तभी इनका ब्रेकअप होगा और इलेक्ट्रॉन इसकी जिंदगी से चला जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर शेल ऑफ गैसियस मेटल या मेटल एटम, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है उसको यहाँ पर क्या कहते हैं? थ्रीशोल्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रीशोल्ड एनर्जी या थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जनरली हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन वाले में, कि उसे आईपी कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर उसी टर्म को जनरली थ्रीशोल्ड एनर्जी कहा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बैटरी लगा रखी है, तो सूरज भैया आए, सूरज भैया की रोशनी आई, इसकी जिंदगी से मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन घूम रहे फिर रहे, मजे ले रहे हैं सर्किट पे, तो घूमेंगे फिरेंगे, मजे लेंगे, मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या पैदा होता है? करंट पैदा होता है। वो करंट हमने बैटरी में स्टोर करके रख लिया और उससे फिर हमने अपने घर के मोबाइल फोन चार्ज कर लिए, टेबल, पंखे, कुर्सी, जो भी मतलब पंखे चला दिए, लाइट्स चला दी, तो वो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब सनलाइट मेटल की शीट्स पर पड़ती है और उसकी जिंदगी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, या उनको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं। इजेक्टेड मतलब इजेक्ट हो गए, उनकी जिंदगी से निकल लिए, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बेसिकली क्या डिफाइन करेंगे? व्हेन अ यूवी विजिबल रेडिएशंस जनरली इन द फॉर्म ऑफ H nu falls into the metallic surface, then electron departs from outer shell of an atom and electron moves in a circuit, due to which electric current develops or generate, that is called photoelectric effect. The ejected electron is called photoelectron. अब
अगर हमें इसे इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा पहले वो देखते हैं, फिर एक और बात करते हैं आपके साथ। तो मैथमेटिकली हम ये कह रहे हैं कि माना हमने इसे लाइट दी, तो हम यहाँ पर कॉपी में कैसे प्रेजेंट करें? सूरज भैया को बना तो सकते नहीं, कॉपी फट जाएगी, फूक जाएगी कॉपी हमारी। एच न्यू से कॉपी में प्रेजेंट करते हैं। तो माना कि हमें जो एनर्जी या फ्रीक्वेंसीज को चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे नॉट से डिनोट करते हैं, डैश से डिनोट करते हैं, V1 V2 कह देते हैं कुछ किताब वाले। जनरली हम एच न्यू डैश से कर लेते हैं। चलिए, क्या मतलब इस बात का भी बताते हैं। तो माना मेटल के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ रही है मिनिमम, वो सपोज 10 जूल देनी पड़ रही है सपोज। तो जब तक मैं इसे 9.99 जूल भी दूंगा तो भी इनका ब्रेकअप नहीं होगा। इतना तो भड़काना ही पड़ेगा इनको ताकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो 10 चाहिए। दैट इज कॉल्ड थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसे? थ्रीशोल्ड एनर्जी और थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो माना मैंने 15 दी, तो मेरी 10 जूल तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चली गई होगी। तो बाकी जो 5 जो मैंने एक्स्ट्रा दिए, कम दूंगा तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा। 10 या उससे ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो मैंने माना सपोज 15 जूल एनर्जी दी, लिखना नहीं है 10-15, मुझे नहीं पता कितनी एनर्जी दी, बट जनरली हम मान के चल रहे हैं कि उससे ज्यादा दे दी 15। तो बची हुई 5 जूल एनर्जी कहाँ खर्च हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जितना ज्यादा मूव करेगा उतनी ही करंट पैदा कर पाएगा। मोशन कर इलेक्ट्रॉन के मोशन से करंट बहने की दो ही वजह है, इलेक्ट्रॉन का मोशन या आयंस का मोशन। फिलहाल इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से यहाँ करंट पैदा हो जाती है। तो इसी को कह रहे हैं थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रीशोल्ड एनर्जी। तो मिनिमम मुझे 10 तो चाहिए चाहिए, मैंने कितनी दी? 15 दी। तो 15 दी तो एक्स्ट्रा 5 काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम? थ्रीशोल्ड एनर्जी। और इसी को मैथमेटिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब एक सवाल इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा मेटल की शीट्स हम यहाँ पे लगाएं। तो हमें पता है फर्स्ट ग्रुप में है ली ने की रूबी से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है और ये सब मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। तो ये अच्छे खासे मेटल हैं सब के सब। सीजियम और फ्रेंचियम में सबसे बड़ा साइज फ्रेंचियम का होना चाहिए, पर हम जानते हैं इनर्ट पे वो इस पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से इसका साइज छोटा और सीजियम का साइज बड़ा होता है। तो सीजियम का साइज बड़ा होने की वजह से जितना बड़ा साइज होगा एटम का, जितना बड़ा साइज होगा तो इसका इसका इसके प्रति अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो इसे बाहर निकालने के लिए मुझे एनर्जी कम लगेगी, क्योंकि अट्रैक्शन कम है। तो हल्का सा भी कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए सीजियम मेटल बेटर ऑप्शन होता है इसको यूज करने के लिए। तो कौन सा मेटल यूज करते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में पूछा था। फ्रेंचियम वगैरह भी ऑप्शन में थे, तो सीजियम उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए था, क्योंकि सीजियम का साइज बड़ा होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे। जितनी जल्दी निकलेंगे उतना ज्यादा करंट पैदा करेंगे, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। इसलिए वो आंसर हो जाता है। एक काइनेटिक एनर्जी और एच न्यू के बीच ग्राफ पूछा जाता है इसमें। तो अगर मैं सोचो कि मैं इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनर्जी दूंगा, ये देता रहूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी पैदा ही नहीं होगी, क्योंकि जब तक 10 नहीं हुआ तब तक तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकला। तो इलेक्ट्रॉन मूव कौन करेगा? तो हमें कम से कम 10 से ज्यादा एनर्जी देनी थी। तो जैसे ही मैं 11 दूंगा तो 10 एनर्जी तो यहीं खर्च हो गई होगी, 1 जूल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में निकल गई होगी। तो जैसे ही मैं 10 से 11 12 13 14 15 जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये ग्राफ ऐसे जाता है। तो ये ग्राफ ऐसे क्यों नहीं गया? क्योंकि जब मैंने 0 जूल एनर्जी दी होगी उस समय तो काइनेटिक एनर्जी पैदा ही नहीं हुई होगी, हाँ या ना? क्योंकि जब जब मैं जीरो फ्रीक्वेंसी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा बाहर से, तब तक तो ये भी नहीं हुआ होगा, ये भी नहीं हुआ होगा। तो कम से कम 10 दूंगा, उसके बाद से 11 12 13 14 के बाद ही काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही होगी। इसलिए ग्राफ यहां से नहीं जाता, ऐसे आधे से क्यों जाता है? ये बात समझ में आ गई? यही क्वेश्चन ग्राफ को लेकर के पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड। बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजिंग है नहीं इसमें। अभी तक मजाक मजाक में 15 टॉपिक पे बात कर चुके हैं, 3-4 पार्ट में, वो भी छोटी छोटी वीडियो बनाई इसलिए, अदरवाइज नहीं तो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। एक टॉपिक और रह गया इसमें, जो कि आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बात करने वाले हैं। तो एक नए टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं इसका, 16th टॉपिक पे आ गए हम।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसी बॉडीज होती हैं जो लाइट की कंप्लीट एब्जॉर्बर या लाइट की कंप्लीट एमिटर होती है, जो लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सके और लाइट को कंप्लीटली बाहर फेंक सके, उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। बहुत सारा सर्च करने के बाद इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने को तो नहीं मिलता, तो जनरली सूरज भैया इसके एग्जांपल में माने जाते हैं। ऐसा क्यों, अभी समझते हैं। फिलहाल तो ब्लैक बॉडी को डायग्राम में दिखाने के लिए ऐसा कुछ दिखा देते हैं कि ये कोई ब्लैक बॉडीज है, अंदर से ब्लैक कलर की कोट की हुई कोई बॉडी है, और यहाँ से कोई रेज इसके अंदर आई, बाहर जाने के लिए जगह ही नहीं है, तो लाइट आई और टकराती रही चारों तरफ, रेज आई, टकराई, फिर मुड़ गई, फिर मुड़ गई, पूरी बॉडी में ही लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, अंदर स्टोर हो गई। तो लाइट का कंप्लीट एब्जॉर्बर या लाइट का कंप्लीट एमिटर होता है, उसी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। उनसे निकलने वाली रेडिएशन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहलाती है। सूरज भैया किस तरीके से इसका एग्जांपल हो गए, क्योंकि ये लाइट को कंप्लीट एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को कंप्लीट एमिट करते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं पता नहीं, हमने वहां किसी ने जाके देखा नहीं, खुद जाएंगे वहां जाते जाते, पर बेसिकली लाइट को कंप्लीट इमिट करती है। गर्मियों में सच में बहुत एहसास हो जाता है इस बात का कि लाइट को कंप्लीटली क्या करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं। तो ये इसके एग्जाम्पल में माना जाता है। एक एग्जाम्पल इसका आयरन भी बोला जा रहा था, प्रेस, क्योंकि लाइट को वो इमिट कर देती है। हीटर भी बोला जा रहा था जनरली, तो घरों में सर्दियों में यूज किया जाने वाला एग्जाम्पल हीटर, तो वो इसका एग्जाम्पल होता है। बस बाकी लाइट का एब्जॉर्बर है, ज्यादातर कुछ पूछा भी नहीं जाता इससे ज्यादा, बीएससी लेवल पे पूछा जाता है, बट यहाँ पे कुछ एक इक्वेशन आती है, पर अभी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम इस पे ऑलमोस्ट सभी चीजों पे बात कर चुके हैं, 16 टॉपिक पे बात कर चुके हैं, और अभी आपको समराइजिंगली आपको क्लियर करते हैं। तो हम इस यूनिट को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 4 पार्ट में। बाकी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे अलग वीडियोज में, सीरीज चलाएंगे उस क्वेश्चन आंसर वाली। पर फिलहाल अभी हम बहुत समराइजिंगली शॉर्टली हम इस पे कुछ कुछ डिस्कस कर रहे हैं। आपके काम का कितना है वो थोड़ा सा आपको आइडिया दे दे। वैसे तो हमने साइड में लिख ही लिया है, और हम और बता दें आपको कि हमने आपको सबसे पहले इस पे बात किया था डाल्टन, याद रखने के लिए 1803। कुछ बुक्स में अलग अलग भी ईयर्स लिखे रहते हैं, गूगल पे भी अलग अलग मिल जाएंगे, बट फाइनलाइज्ड करके यही डेट्स निकल के आती हैं। डाल्टन, फिर कौन सा मॉडल दिया हमने, थॉमसन मॉडल, सर जे जे थॉमसन बोलते हैं इनको। 1904 में इन्होंने अपना मॉडल दिया। नाम रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट, THER भी लिख लेते हैं, रदरफोर्ड, 1911। फिर डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड, फिर बोर, नील्स बोर है इनका नाम, 1913 में इन्होंने अपना मॉडल दिया। फिर श्रोडिंगर मॉडल के बारे में बात किया था हमने। तो आपको ये तो कहानियां थी जो हम पहले वीडियोस में बता चुके हैं, फिर से दोबारा डिस्कस नहीं कर रहे, पर आपके काम का यहाँ पे ये है कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आप समरी में उसे नोट कर लें, जो आप कभी भूल जाएं या आपसे कुछ ना गड़बड़ हो जाए, तो सब कुछ एक पेज पे आ जाना चाहिए आपके पास लास्ट में पढ़ने के लिए। तो mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकते हैं, इंटीजर ही होनी चाहिए। श्रोडिंगर ने कहा इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है, तो डेल टू साई ओवर डेल x2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, हाइड्रोजन मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। वेव की तरह पार्टिकल बिहेव कर रहा है। यहाँ पे जो साई एक टर्म है, ये साई वेव फंक्शन है, वेव को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है। फिर हमने वैसे तो डी ब्रॉगली बाद में पढ़ाया था आपको, पर फिर डी ब्रॉगलीज इक्वेशन याद रखना है फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। फिर डी ब्रॉगली के बाद हमने ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पे बात किया था कि इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर भरा जाता है, और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 dps dps fdps fdps, उसकी ट्रिक भी पढ़ाई थी लास्ट टाइम। तो अभी हम वो आप शुरुआत के पार्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना देंगे, उसी में आप सर्च करके मिल जाएगा आपको सब कुछ। तो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। फिर हमने हुंड पे बात किया था। हुंड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को पेयर तब तक मत कराना ऑर्बिटल में जब तक हाफ फील्ड ना भर जाए, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट व्हेनेवर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलरेडी गेट फिल्ड। हुंड, इन सब के बाद हमने बात किया होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। काम की बात यह है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम h अपॉन 4 पाई से बड़ी या बराबर आती है, इनइक्वालिटी रहती है, इक्वालिटी नहीं रहती। इसीलिए
सर्टेन आंसर नहीं आ रहा, सर्टेन आता तो इक्वल टू में आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते समय इक्वल टू लगा के सॉल्व कर लेते, अदरवाइज ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है। फिर हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद किस पे बात किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बात है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, कि 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर है, जहां पर हमने n1 का मतलब लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट फॉर्म, n1 लाइमन के लिए n1 1 होगा, n2 2 3 4 5 6 ऐसे सबके लिए बताया था। तो यहां से न्यूमेरिकल आता है। तो आपको सारी समराइजिंगली मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। फिर हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद किस पे बात किया, क्वांटम नंबर्स पे। तो क्वांटम नंबर में काफी बड़ा टॉपिक है ये, इस पे हमने काफी कुछ डिटेल में बताया, तो बड़ा पार्ट हो जाएगा, तो जाके वीडियो में देख सकते हैं। एनएलएमएस 4 टाइप की होती है, सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। एड्रेस बताने के लिए नंबर जो यूज किए जा रहे हैं उन्हें क्वांटम नंबर कह रहे हैं, 4 टाइप के होते हैं। फिर हमने इसमें बढ़ाया था आपको पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली ने कहा था कि एक ही एटम के किसी भी 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। 13th टॉपिक पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात किया। आसान भाषा में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रेज, एनर्जी के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही सवाल आ रहा है, और आपको ये सीरीज याद रहनी चाहिए। 14वां टॉपिक हमने आपको बात किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अभी कराया था, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने आपको याद करने के लिए क्या कहा, आपको इस पे भी न्यूमेरिकल आ रहा है, एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट या डैश भी लिख सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये एक फॉर्मूले पे बात किया। सारे फॉर्मूले मैंने आपको कॉपी में मतलब एक ही वीडियो में ले आया हूँ सब कुछ। फिर हमने 15वें टॉपिक पे बात किया डेरिवेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल जो पढ़ाया था, एम वी आर इक्वल टू डेरिवेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल को डिराइव किया था, जो हमने ये पढ़ा था, इसको डिराइव किया था किसकी हेल्प से, डी ब्रॉगली इक्वेशन की मदद से। तो वो डेरिवेशन ध्यान रखेंगे। और सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर एन लैम्डा के इक्वल टू में होता है, वो यहीं से ही बात साबित होती है, इसी से ही आगे बढ़ के वो प्रूफ हो जाता है बोर का मॉडल। और इसके बाद हम लास्ट एक टॉपिक रह गया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाइट की कंप्लीट एब्जॉर्बर और लाइट की कंप्लीट एमिटर होती है। हर चैप्टर के बाद एक समरी नोट्स बना लेना चाहिए। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत सिंपली सब कुछ समझ में आता है। दिक्कत इस चैप्टर में ये होती है कि बोर पूछता है तो रदरफोर्ड की कहानी लिख के आते हैं, रदरफोर्ड पूछता है तो डी ब्रॉगली की कहानी लिख देते हैं, डी ब्रॉगली पूछता है तो बच्चे हुंड की कहानी लिख देते हैं, हॉबबाउ पूछता है तो आप डी ब्रॉगली लिख के आ जाते हो। तो बस ये कंफ्यूजन रहता है। और सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप ऐसे समरी नोट्स बना करके रहोगे, सबके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स फॉर्मूले सब कुछ लिख दोगे, दिमाग में सेटअप रहेगा, उंगलियों टिप्स पे सारी बात रहेगी जैसे अभी भाई के हैं, तो फिर चीजें क्लियर रहती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। समराइजिंग नोट बनाने से का फायदा क्या होता है, एक तो आपको पता होता है कि आपको क्या क्या समझ आ रहा है, दूसरी चीज आपको क्या क्या समझ नहीं आ रहा है। तो कभी क्लास टीचर पूछ रहा है कि भैया पूछ लो कि आपको क्या दिक्कत है, तो आपको पता तो हो क्या पूछना है। आपसे कभी पूछा जाए, बच्चे बोलते हैं ज्यादातर सर कोई दिक्कत नहीं है, पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है, या तो आपको सब आ रहा है या फिर आपको कुछ भी नहीं आ रहा। 2 ही बातें हो सकती हैं, तीसरी कोई बात हो ही नहीं सकती। तो समरी बनाने का नोट्स का फायदा। दूसरी चीज, समरी बनाने से एक तो आपका सिलेबस, जब आप पढ़ाई शुरू करते हो तो आप पहले पन्ने से शुरू करते हो और फिर बंद कर देते हो, फिर एक वीक बाद फिर बुक खोलोगे तो फिर पहले दूसरे पेज तक ही रहते हो आप। पेपर आने तक आप शुरू के पहले दूसरे तीसरे पेज तक ही मैक्सिमम रह पाते हो। तो समराइजिंगली नोट्स रहेंगे 10 चैप्टर, 9 चैप्टर अगर हमारे पास 11th में है तो हमारे पास 9 ही पेज पढ़ने के लिए होने चाहिए पेपर के लास्ट टाइम तक, 1 महीने पहले तक। तो ऐसे समरी नोट्स बना करके ये फायदा हो जाता है, और लंबे समय तक चीजें याद रह पाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चीजें लंबे समय तक याद रह पाती है। मैं बिना कॉपी किताबों के कितने भी बच्चों के बीच में खड़ा हो जाता हूँ, पूछ लो बेटे कहाँ से पूछना है, तो उसके लिए काफी समराइजिंगली अपने आप को तैयार किया गया है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं आती पढ़ाने में, बट बेसिकली आपका लंबे समय तक चीजें आप याद कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको पूरा चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं थियोरेटिकली। बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड चीजें आगे डिस्कस करेंगे। बाकी जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।